Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our weekly current affairs series। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज जहां पर हम लोग हर महीने को 4 वीडियोस में कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट वीक होगा आपका 1 Jan टू लेकर 7 Jan तक। तो ऐसे ही अगला वीक होगा 8 Jan से 15 Jan एंड नेक्स्ट 16 to 23 एंड लास्ट में 24 to 31। तो पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो पॉलिटी के रिगार्डिंग है, चाहे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग है, चाहे मिसलेनियस है, कोई अवार्ड किसी को मिला है, वो सभी चीजें जो हैं हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वीक है हमारा 2023 का फर्स्ट मंथ का, जनवरी का 1 Jan टू 7 Jan। तो शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोएशिया बिकम्स फुली इंटीग्रेटेड EU मेंबर। देखो, सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये EU क्या है। EU इज बेसिकली द यूरोपियन यूनियन। ये ऐसी कंट्रीज का एक ग्रुप है जहां पर काफी ज्यादा आपस में इंटीग्रेशन है, काफी ज्यादा कंट्रीज की जो करेंसी है वो भी सेम है, आने जाने के लिए आपको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप बन जाते हैं EU का मेंबर। तो अब जो क्रोएशिया है वो EU का मेंबर तो पहले से ही था, लेकिन इसने यूरो एज अ करेंसी को ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो अभी 1 Jan से 2023 से क्रोएशिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि यूरोपियन यूनियन की जो यूरो करेंसी है उसको भी अब से यूज करेगा। तो इससे होगा क्या, अगर कोई भी क्रोएशिया का पर्सन किसी और कंट्री में जा रहा है तो उसको बार बार करेंसी को एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं है। तो यूरो एज अ करेंसी ही वो लोग अपने कंट्री में भी यूज कर रहे हैं, और अगर कहीं और जाते हैं तो भी वो तो चल ही रही है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 20th मेंबर विच यूजेस द यूरो करेंसी। तो आंसर इज क्रोएशिया। देखो, यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स हैं 27। आफ्टर ब्रिटेन का एग्जिट ये 27 रह चुके हैं, और पहले 28 थे। तो टोटल EU मेंबर 27 है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूज करती हैं यूरो एज अ करेंसी। तो क्रोएशिया जो है वो है सबसे न्यूएस्ट कंट्री जो यूरो एज अ करेंसी को यूज करेगी। तो ये अपने को क्लैरिटी है। अगर हम पेपर में क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट करें कि और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो EU के मेंबर हैं, तो ये मैप आपको दिया हुआ है जहां पर आपको पता है कि ये जो भी कंट्रीज शोन है यहाँ पर, दीज आर दी मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। टोटल 27 है, जिसमें अगर आप थोड़ा ऐसे ना याद करने के तरीके से आपको बता देती हूँ कि खास करके वो कंट्रीज जो मेंबर नहीं है ना बट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाए करती हैं, वो आपने याद करनी है। जैसे 27 याद करने की बजाय हम लोग वो याद कर लेते हैं जो मेंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें नॉर्वे इज नॉट द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यहां पर अगर आप आएंगे तो ब्रिटेन नहीं है, अब ये जा चुका है। आइसलैंड नहीं है। साथ में अगर आप नीचे की तरफ आते हैं, स्विट्जरलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में जितनी भी ये कंट्रीज हैं आपके ग्रीस से ऊपर, अल्बेनिया, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ये भी मेंबर नहीं है आपके। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये आइलैंड्स है ना आपके, माल्टा आइलैंड है और यहाँ पर आपका ये सिप्रस आइलैंड है, ये दोनों कंट्रीज भी मेंबर है EU की। तो एज कंपैरिजन टू 27 आपको ये पता हो कि हाँ ये मेजर कंट्रीज हैं बट फिर भी ये मेंबर नहीं है। पेपर में क्वेश्चन अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो पता हो आपको कि नॉर्वे नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, अल्बेनिया नहीं है। तो इससे याद करना हल्का सा ईजी हो जाता है। बाकी आपके पास ये मैप है, आप इसमें मार्क कीजिए। आयरलैंड है, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो 3 स्टेट्स हैं जो रशिया से अलग हुए थे 1991 के बाद। पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, आपका रोमेनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, ग्रीस, माल्टा और सिप्रस तो हम लोगों ने मार्क कर ही लिया। तो 27 कंट्रीज हैं जब को पता हो कि हाँ दीज आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये न्यूज में क्यों था ये हम लोगों ने देख लिया। बेसिक बैकग्राउंड है इसका, यूरोपियन यूनियन की कितनी कंट्रीज हैं वो हम लोगों ने देख ली। तो किसी भी पर्सपेक्टिव से आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि हाँ इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव बैटल एनिवर्सरी। अभी रिसेंटली जो 205th एनिवर्सरी है इस बैटल की वो मनाई गई है। और अगर हम इस बैटल की बात करें तो ये बैटल लड़ी गई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स जो थे महाराष्ट्र के एरिया से, मेहर्स कम्युनिटी से।
मेहर कम्युनिटी के सोल्जर्स थे जिन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ पेशवा इन महाराष्ट्र। तो खास बात इसमें अब ये है कि 1818 में ये बैटल हुई थी और उस टाइम पर जो ये महर सोल्जर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो काम करते थे वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 500 महर्स थे और जिन्होंने पेशवा की 28,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इट शोज द डोमिनेशन कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है उन सोल्जर्स के पास थी। तो उसके ही कंटेक्स्ट में जो जय स्तंभ है वो भी बनाया गया है महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो ध्यान रखेंगे जय स्तंभ जो है ये आपका भीमा कोरेगांव बैटल के बाद में बनाया गया था टू कमेमोरेट द विनिंग ऑफ महर सोल्जर्स हु वर वर्किंग इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ध्यान रखेंगे कहां पर ये है, कौन सी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने मनाई है, बैटल कब लड़ी गई थी, किन दो के बीच में बैटल लड़ी गई थी और साथ में कौन जीता था और क्या इसका परिणाम रहा था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डीप टेक। अभी रिसेंटली एक फंक्शन में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक शुरू करने जा रही है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। अब नाम से क्लियर है कि फंड है, इसमें पैसे हम लोग इकट्ठे करेंगे और खास करके ये जो अमाउंट है, ये जो मनी है, ये हम लोग लगाएंगे सो दैट जो बेटर रिसर्च, बेटर टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आ सके इन द एरिया ऑफ डीप टेक। डीप टेक का बेसिकली मतलब है एक ऐसा इनोवेशन जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा और जो हमारी डेली लाइफ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द एरिया कैन बी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, आप क्रिप्टो करेंसी लेकर आ सकते हैं, है ना, साथ में रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी चीजें जो आपको पता है कि बहुत सस्ती भी हो सकती हैं और बहुत इफेक्टिव भी हो सकती हैं। तो उन लेवल पर जाकर हम लोगों को काम करना है और वो करने के लिए वी नीड फंड, और फंड लेकर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। नाम में ही इसकी इनोवेशन है, तो जो मेजर स्टार्टअप्स हैं जो जिनको लगता है कि उनके पास बहुत अच्छा आइडिया है बट उनके पास पैसे नहीं है उस आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जो आइडिया के पैसे दिए जाएंगे फ्रॉम दिस फंड। तो पता हो आपको कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस डीप टेक स्टार्टअप्स एंड किसकी क्या आप कह लो कि एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है, कौन कौन सी चीजें इसके अंडर आती हैं और इस फंड का नाम क्या है। अभी कितनी अमाउंट का रहेगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, दैट इज नॉट क्लियर क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री ने खुद ही इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी है। तो जितना अभी तक मिनिस्ट्री ने बताया है उतना हम लोगों को पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे K9 वज्र। इसको ध्यान से देखिएगा, एक तरीके की ये शॉर्ट गन है जो हम लोग यूज करते हैं इन डिफरेंट बैटल्स। हम इसको खरीद रहे हैं और अंडर दी बाय ग्लोबल प्रोग्राम। देखो इंडिया में जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स है ना वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। फॉर एग्जांपल मेक इंडिया की जो इंडिया में ही बनेगी, इंडिया की ही टेक्नोलॉजी है और इंडिया ही इसको यूज करेगा। दूसरा होता है बाय ग्लोबल कि जिसमें जो दूसरी और कंट्रीज की कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इंडिया मैन्युफैक्चर वो होगा वो अलग बात है, आपकी कोलैबोरेशन होगी अलग डिफरेंट कंपनीज के साथ, अलग कंट्रीज की। तो ये जो कैटेगरी है जो K9 वज्र है वो लेकर आई गई है अंडर दिस बाय ग्लोबल कैटेगरी। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि एक तो टाइप ऑफ ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवाइट्जर है, अ काइंड ऑफ गन। अभी रिसेंटली इंडिया ने 100 गन खरीदी थी 2021 में ही, हमने वो इकट्ठी करी थी। अब और गन्स का जो ऑर्डर है वो हम लोगों ने दिया है। और अगर हम इस गन की बात करें तो सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है कि अपने आप ही ये चल सकती है ना। जैसे 155 mm का इसका कैलिबर है ना। साथ में क्या है कि बहुत ज्यादा हाई ट्रेजेक्टरीज पर भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं विद लो वेलोसिटीज। मतलब कि अगर आपने जो शेल्स वगैरह होती हैं अगर वो एनिमी कंट्रीज में लॉन्च करनी है तो यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ गन। फोटो दिखाने का मकसद ही ये था कि आपको हल्का सा आइडिया लगे कि किस तरीके का ये इक्विपमेंट है। एक तो ये चीज, दूसरा क्या है इसमें इंडिया में ये बनाई गई है और इंडिया में किसने बनाया है इसे, लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो आई है साउथ कोरिया से। जो आपकी ये हानवा डिफेंस है ना, इसकी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है जो वो लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग द K9 थंडर। वो भी टाइप ऑफ गन है जो साउथ कोरिया में यूज की जाती है, बट हमारे यहाँ पर आकर हम लोगों ने उसका नाम चेंज कर दिया है, दैट इज K9 वज्र।
तो ये ध्यान रखेंगे। तो इंडिया में बनाई गई है, बट टेक्नोलॉजी हैज बीन टेकन फ्रॉम साउथ कोरिया। पहली चीज ये गन है, ये पता लग गया है। दूसरा ये है आपका बाय ग्लोबल कैटेगरीज में। देखो मैंने कहा था ना कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं कि आपको डिफेंस के ये इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने हैं, अगर खरीदने हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये बाय ग्लोबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है बहुत इजीली। और दूसरा हम लोगों ने खरीदी थी सो दैट वी कैन यूज देम इन डेजर्ट्स, लेकिन क्योंकि इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टी पर भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो उन माउंटेनियस एरियाज़ में भी हम लोग इसको अब यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस हम लोगों ने इसकी इंक्रीज़ कर दी है। तो ये ध्यान रखेंगे। K9 वज्र है, क्या ये इक्विपमेंट है, कौन इसको बना रहा है, कौन सी कैटेगरी के ये अंडर आती है, और क्या बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब इंटरनेशनल ईयर मनाने से पहले अपने को ये पता हो कि व्हाट डू वी मीन बाय मिलेट्स। देखो मिलेट्स आप लोगों ने सुने होंगे, जवार सुना होगा, बाजरा सुना होगा, रागी सुना होगा, इनको हम कहते हैं मिलेट्स। ये एक ऐसी दालें हैं, आप कह लो ऐसे ही एक क्रॉप्स हैं जिनको उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे आर नॉट वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स कि जिनको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए हो, इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट चेंज भी अगर बहुत रैपिडली हो रहा है तो उसको भी ये काउंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो भी कोई बात नहीं है, इजीली ये क्रॉप्स आपकी एफिशिएंटली उग जाती हैं, हाई यील्ड प्रोवाइड करती हैं। और साथ में दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। आयरन, विटामिन, जिंक, इन सब की जो डिफिशिएंसी है बॉडी में, उनको पूरा करने के लिए मिलेट्स की कंजप्शन बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। तो अब इसीलिए इन सब की ये खासियतों को आगे पहुंचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया था 2018 में टू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम लोगों को, पूरे देश के लोगों को ये बताने के लिए कि हाँ ये सेहत के लिए अच्छे हैं, आपको इनको अपनी फील्ड पर लगाना चाहिए, आपको इनको मार्केट में सेल करना चाहिए। इसके लिए वी नीड डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स, और वो अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलाएंगे इन 2023, जहाँ पर हम सभी तबके के लोगों को इनकी जो खासियतें हैं उनको बताएंगे। तो इसीलिए 2023 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है UNGA ने, कि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा जो वर्ल्ड है, एवरी कंट्री विल सेलिब्रेट दिस ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो मिलेट्स क्या होते हैं ये पता लग गया है। दूसरा, इंडिया ने अभी इसके पूरे ईयर को मनाने के लिए एक ना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है कि हम इस तरीके से चलेंगे, ये अवेयरनेस कैंपेन अभी चलाया जाएगा और वो सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। तो जितनी भी हम लोगों को इस पूरे कैंपेन में चीज़ें करनी है, वी शुड हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। तो वही इंडिया ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट्स पर। तो ताकि हम ये चाहें कि जो इंडिया का पूरा इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स के लिए फिजिबल है। इंडिया में राइस, वीट, पल्सेस, कॉटन, रबर, इन सब की प्लांटेशन बहुत इजीली हो सकती है बिकॉज सॉइल की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया इज़ स्टिल ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से उगाते हैं हम ये मिलेट्स, और इसीलिए इंडिया जो है एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स। अराउंड 80% एशिया की प्रोडक्शन जाती है इंडिया के हक में। और अगर मैं पूरा ग्लोबली बात करूं तो पूरे ग्लोब का 20% जो मिलेट्स हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि यस, इंडिया इज़ अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, 20% ग्लोबल प्रोडक्शन का और 80% आपका एशिया की प्रोडक्शन का। और इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है, ये भी ध्यान रखेंगे। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। उसमें चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज के नाम होते हैं। तो पता हो कि हाँ ये सारा जो खिताब है वो जाता है इंडिया को। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और साथ में मिलेट्स क्या हैं, इनकी क्या खासियतें हैं, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे DRDO का फाउंडेशन डे। 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं DRDO का फाउंडेशन डे, और ये हम लोगों ने कब बनाई थी? इन 1958। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही क्लियर है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो भी रिसर्च की जाएगी, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाएगी, उन सब का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है टू DRDO।
और 1958 में देयर वर 3 बॉडीज जिनको मर्ज करने के बाद हम लोगों ने DRDO बनाया है। और वो 3 बॉडीज कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कई बार। तो 3 बॉडीज हैं आपकी TDE, टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट, सेकेंड टेक्निकल डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO। आपको ये TDE, DP और DSO जो है ये पता हो कि हाँ इनकी मर्जर से हम लोगों ने बनाया है DRDO, जो अभी काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक तो ये चीज। दूसरा, DRDO ने एक आप कह लो कि इकलौती ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके डिफरेंट लैब्स हैं। एक लैब में हम काम करते हैं फ्यूल्स के ऊपर, एक लैब में हम काम करते हैं किसी भी टैंक की बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर, एक लैब में हम काम करते हैं लिक्विड फ्यूल बनाते हैं, सॉलिड फ्यूल बनाते हैं। तो बहुत सारी लैब्स हैं DRDO की, तो पूरा हब है वो। तो ये ध्यान रखना कि DRDO इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर काफी सारी लैब्स काम करती हैं, क्योंकि डिफरेंट चीजों की हम लोगों को रिसर्च करनी होती है। नाम में ही इसकी रिसर्च तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है ही। तो पता हो कौन से साल में बनी है, कब इसका फाउंडेशन डे मनाते हैं, किन 3 के मर्जर से ये DRDO बना था और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, इन 4-5 चीजों के बारे में अपने को आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मन्नाथु पद्मनाभन। ये रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक संदेश भेजा था कि जैसे इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में काम किए हैं एज अ सोशल रिफॉर्मर, वैसे ही हम लोगों को भी अपना योगदान सोसाइटी के डेवलपमेंट में देना चाहिए। तो एक तो ये इसलिए न्यूज में थे। दूसरा, अगर हम देखें कि स्पेसिफिकेशंस और क्या है इस करंट अफेयर की, तो इनका जो बर्थ है ये हुआ था 2 जनवरी को इन 1978 केरला। आपको इतना आइडिया हो कि ये जो पर्सनालिटी है जो कि एज अ सोशल रिफॉर्मर काफी काम किया है इन्होंने, केरला में काफी सारे जो अनटचेबिलिटी के मूवमेंट्स हैं उनके भी लीडर ये रहे हैं। जो वैकोम सत्याग्रह है केरला में बहुत फेमसली अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए चलाया गया था, उसके भी लीडर रह चुके हैं ये। तो इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है सोसाइटी की डेवलपमेंट में। तो केरला से बेसिकली ये बिलोंग करते हैं, तो आपको इनका जो स्टेट ऑफ रेजिडेंस है वो कम से कम पता हो। एक तो ये चीज, और न्यूज में क्यों तो ये भी हम लोगों ने देख ही लिया। और इनको मिला हुआ है 1966 में पद्म भूषण, ये ध्यान रखेंगे। और जो आपकी नायर कम्युनिटी है तमिलनाडु केरला वाले एरिया में, उनके भी लीडर्स के तौर पर इन्होंने काम किया है। तो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा इनकी एक सोशल रिफॉर्मर के तरीके से एक इमेज है, जिसको सम्मान देने के लिए रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक संदेश भेजा था। तो ये न्यूज में क्यों है और इनका नाम क्या है, किस एरिया से ये बिलोंग करते हैं, इनके क्या कंट्रीब्यूशन थे सोसाइटी में, इतना अपने को पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा। स्मार्ट प्रोग्राम, सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म, स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। देखो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आयुर्वेदा के जो टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बहुत ज्यादा चीजें पता होती हैं एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल लेमैन। तो हम क्यों ना उनको रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करें, उनको हम चीज़ें प्रोवाइड करें कि आप जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उस थोड़ा सा और आप रिफाइन तरीके से रिसर्च कीजिए उसके बारे में। तो वो सारी जो एक चीज़ें हैं वो हम लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, खास करके उन टीचर्स को जो ऑलरेडी आयुर्वेदा पढ़ाते हैं। तो ये स्मार्ट प्रोग्राम ये उन लोगों के लिए है। चलाया किसके द्वारा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा चलाया गया है, बट उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन NCISM एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो अपने को पता होगा क्योंकि आयुर्वेदा की एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लेकिन उस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर कौन से 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, ये हम लोग कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हैं। तो आपको पता हो कि हाँ मिनिस्ट्री पर भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ में जो डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये प्रोग्राम है ये अपने को पता लग गया है कि हाँ साइंटिफिक रिसर्च को हम लोगों को इंक्रीज करना है जितने भी कॉलेजेस आयुर्वेदा के या फिर आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि
कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उनको हम और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं टू डू द रिसर्च, सो दैट हमारे पास आयुर्वेदा का जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो एक तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राफ्ट रूल्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, प्रॉपर रूल्स अभी नहीं आए हैं, बट एक ड्राफ्ट आ गया है कि हाँ इन तर्ज पर हम लोग आगे के रूल्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो जो कौन सी मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दी ड्राफ्ट रूल्स, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेटी भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, जो ऑनलाइन गेम्स है ना, जो कंपनीज ऑनलाइन गेम्स को बनाती हैं उन सब के लिए रूल्स हैं कि अगर आप इंडिया में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू गो फ्रॉम इंडिया। तो ऑनलाइन गेम्स फॉर एग्जांपल कोई पबजी है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, ये सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं इन कंपनीज के लिए रूल्स हैं बेसिकली। किसने रिलीज किए हैं? मिनिस्ट्री, अपने को पता लग गई है, और ये रूल्स लेकर आए हैं हम लोग अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इतना नहीं भी याद करना तो सिंपल ध्यान रखेंगे, कोड ऑफ रूल्स आए थे फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे डिपार्टमेंट्स, जिसमें सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, ये सब इंक्लूड थे। जिसमें हम लोगों ने नेटफ्लिक्स, आपके जो प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है, इन सब को भी माना है कि सभी रूल्स इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। दे विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड अंडर दीज रूल्स। तो इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग्स भी इसी के अंदर हम लोग रेगुलेट करने की सोच रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, डिजिटल मीडिया एथिक्स का कोड है ये। तो एक तो ये चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर डिफरेंट हाइलाइट्स, कि क्या इन रूल्स में लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो है कि हम लोग एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे जो कि जितने भी गेम्स इंडिया में ऑपरेट करना चाहते हैं उनको सर्टिफिकेशन देगी। उसके सर्टिफिकेशन के बाद ही इंडिया में वो कंपनीज ऑपरेट कर सकती हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट गेम्स। तो सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब है कि जो रेगुलेशन है वो बॉडी अपने आप ही करेगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होगा। तो देयर विल बी अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसके पास सभी ऑनलाइन गेम्स की कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। एक तो ये। दूसरा, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग की कंपनीज होंगे वो करवाएंगे अपनी यूजर्स की केवाईसी। जो केवाईसी अगर आप करवा रहे हैं तो जो रूल्स आरबीआई ने बताए हुए हैं उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, सो दैट जो कोई भी मनी ट्रांसफर है, रिफंड ऑफ मनी है, या फिर आप कह लो कि डिडक्शन ऑफ मनी है, वो सब चीज़ें आप इजीली कर पाएं। और उसके लिए आपको आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये चीज। दूसरा, हर किसी गेमिंग कंपनी को एक लेना होगा रैंडम नंबर जनरेशन सर्टिफिकेट, RNGC। ये सर्टिफिकेट क्या दर्शाएगा कि आप जो भी गेम चला रहे हैं उसमें कोई भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, बहुत रैंडम है चीजें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने कोडिंग में बहुत सारी चीजें जो हैं ओपन छोड़ दी हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये सब चल रहा है तो ये ही प्रोग्राम अपने आप ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे ताकि जो भी गेम्स खेल रहे हैं लोग उन सब के जीतने के चांसेस बिल्कुल इक्वल हो। ऐसा ना हो कि इस पर्सन चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं, इसके कम है। तो इक्वल चांसेस शुड बी देयर। एक तो ये चीज़। दूसरा, नो बॉट सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि कोई भी आपने इस गेम में रोबोट तरीके से नहीं यूज किया है जो कि किसी एक प्लेयर को हेल्प करे, है ना। तो जिसमें हम गेम्स को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा फेयर मैनर में करवाने की सोच रहे हैं, तो इसीलिए यू शुड हैव अ नो बॉट सर्टिफिकेट। बॉट का मतलब है यहाँ पर रोबोट, कि कोई भी प्लेयर जो है वो एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं ले रहा है बिकॉज ऑफ दिस रोबोट। सर्टिफिकेट ये वाला आपको लेना है, आपको RNGC लेना है। और साथ में बेटिंग जो है ऑनलाइन गेम्स में ये अलाउड नहीं होगी, तो बेटिंग इज कंप्लीटली बैंड। ये एक डिफरेंट रूल है, ये आपको पता हो। एक तो ये चीज। दूसरा, जितने भी आपके जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी, और सोशल मीडिया आपकी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी एक
होना चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर, कि ये ऑफिसर देखता है कि जो भी रूल्स आरबीआई ने, जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे, क्या ये कंपनी उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो फॉलो कर रही है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर रही है तो कैसे किसी भी पर्सन की ग्रीवांसेस को हम रिड्रेस कर सकते हैं, प्रोसीजर जो है आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लायंस ऑफिसर भी आपको रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पर कोई भी पोस्ट डाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि बाकी और कम्युनिटी के सेंटिमेंट से खेल रही है, तो उसके रिगार्डिंग अगर वो कम्युनिटी के लोग शिकायत कहीं करना अगर चाहें तो वो शिकायत कहाँ करेंगे? वो शिकायत करते हैं आपके ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास, है ना। तो ऐसे ही कंप्लायंस ऑफिसर भी होता है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने ग्रीवांस उठाया था क्या वो सही तरीके से रिजॉल्व हो गया है कि नहीं हो गया है। तो सबके पास वो भी है, तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के पास भी वो होना चाहिए। तो क्या रूल्स हैं ये अपने को पता लग गया, किसके अंडर हैं ये रूल्स? ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंडर ये रूल्स हैं। आपको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्टर करवाना होगा, साथ में आपको यूजर्स का केवाईसी भी करवाना होगा, आरबीआई जैसे रूल्स बोलेगा उनको आपको फॉलो करना होगा, और एक आरएनजी सर्टिफिकेट लेना है, और एक साथ में आपको नो बॉट सर्टिफिकेट लेना है। बेटिंग अलाउड नहीं है, और साथ में आपका कंप्लायंस ऑफिसर रखना भी मैंडेटरी है। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये आपको आइडिया रहना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स फॉर डिफरेंट ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, तो आपको पता हो कि हाँ क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं इंक्लूड की गई हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन। देखो हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना हुआ है कि लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत, जैसे बिटकॉइन है ऐसे ही कोई और ABCD कॉइन है, इसकी अमाउंट घटती बढ़ती रहती है, तो आपके जो पैसे लगाए हुए इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही आपने कौन से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है आपको अगर नहीं पता है तो यू शुड बी फर्स्ट अवेयर, कि आपको कम से कम ये तो पता होना कि हाँ क्रिप्टो ऐसे काम करता है, और तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपने बिना सोचे समझे जाने बूझे इन्वेस्ट कर दिया है अगर, तो फिर पैसे डूबने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है बाय द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें सभी ऑनलाइन गेमिंग क्रिप्टो करेंसीज इनके रिगार्डिंग सभी लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं दैट आपके चाहे बच्चे हैं चाहे आपके और के परिवार वाले हैं वो झांसों में ना आए किसी भी कंपनी के डिफरेंट क्लेम्स के ऊपर। तो पता हो कि हाँ IEPF ये चला रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर मैं IEPF की बात करूं तो ये जो फंड है बेसिकली इस फंड को मैनेज किया जाता है बाय IEPF अथॉरिटी, जो कि हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये ध्यान रखेंगे 2016 में ये आया था बट एक्ट बेसिकली 2013 है, तो अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद से ही ये काम कर रहे हैं सो दैट जो लोगों के पैसे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद वो डूबे नहीं और वो सही जगह पर ही जाकर लगे। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखेंगे, और साथ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं इनकी, चाहे आपने इन्वेस्टर्स को अवेयर करना है, चाहे आपने रिफंड इशू करना है, चाहे आपने डिफरेंट और इन्वेस्टर्स को चीज़ों के बारे में बताना है, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हैं आपकी IEPF अथॉरिटी की। और जो भी फंड इसमें से जो भी इस पे पैसे लगाए जाएंगे वो निकलेंगे फंड से, जो फंड रेगुलेट करता है अगेन IEPF अथॉरिटी, और फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो ध्यान रखेंगे ये किसने चलाया है, क्यों चलाया है, अथॉरिटी कब बनी थी, कब नहीं बनी थी, इसके और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके बारे में अपने को आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सावित्री बाई फुले एनिवर्सरी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इनका बर्थडे मनाया है 3rd ऑफ जनवरी को, 3rd ऑफ जनवरी 191 तो बर्थडे था इनका, एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें सावित्री बाई फुले जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़कियों की एजुकेशन के लिए, साथ में जो अनटचेबल्स हैं उनके एजुकेशन के लिए उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शुरू किया था। तो ये पहली लेडी थी जिन्होंने पहली बार कोई भी जो स्कूल है फॉर गर्ल्स वो शुरू किया था, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो शूद्र हैं, चाहे वो अति शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे, उनको अगर एजुकेशन देने के लिए आपने कोई स्कूल बनाया है तो उस टाइम के टाइम पर बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात हुआ करती थी। एक तो ये चीज़
साथ में इन्होंने महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की थी 1852 में, सो दैट जो विमेन है उनको उनके राइट्स के बारे में पता हो और वो अपने अधिकारों को ले सके। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इस्टेब्लिश दी महिला सेवा मंडल, तो आंसर वुड बी सावित्रीबाई फुले। इनके जो हस्बैंड हैं ज्योतिबा फुले, उनके साथ मिलकर इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी, जो अगेन उनके लिए काम करते थे जो काफी ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस थे सोसाइटी के। तो सत्यशोधक समाज में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। और साथ में काव्या फुले जो एक बुक है वो भी इन्होंने पब्लिश करी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका बर्थडे था 3 जनवरी को हम लोगों ने मनाया है। इनकी पूरी जीवनी, इन्होंने क्या क्या पूरे अपने टाइम में किया, उसके बारे में आपको हल्का सा आइडिया हो। ठीक है, तो कौन सी बुक लिखी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है, और साथ में कौन सा जो प्रोग्राम है वो चलाया है, ये भी आपको पता हो, और वो क्यों चलाया है, उसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनके चेयरमैन, इनके सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं विनय प्रकाश सिंह। इंडिया से बिलोंग करते हैं और 4 साल के लिए जनवरी 2023 से लेकर ये रहेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। और ये पहली बार हो रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्टल सेक्टर से बिलोंग करती है उसमें हेड के तौर पर कोई भी एक इंडियन बैठा हुआ है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर अस। तो ये अगर हम APPU की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका बैंकॉक थाईलैंड में, ये ध्यान रखेंगे। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 32। अब 32 कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं ये अपने को कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस हाँ पता हो कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कितने इसके मेंबर्स हैं। और UN की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक वाली कंट्रीज को जोड़ती है थ्रू पोस्टल सर्विसेज। तो पोस्टल सर्विसेज हमारे सभी कंट्रीज के बीच में सही तरीके से चलती रहे, बहुत जो ट्रेड है वो हमारा इसके थ्रू होता रहे, तो उसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने APPU को अपनाया है और हम इसके मेंबर बने हैं। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, विनय प्रकाश सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं और ये सिग्निफिकेंट क्यों है और इसका बेसिकली मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, इतना आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे वीरोवोर। वीरोवोर कह सकते हो, वायरोवोर कह सकते हो। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस को खाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में वायरस की वजह से काफ़ी सारे डिजीज हम लोगों को हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों को ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है जो वायरस को ही खा जाता है तो दैट इज अ काइंड ऑफ सम इनोवेशन। ठीक, तो दैट इज एन ऑर्गेनिज्म जो वायरसेस को खाता है। फर्स्ट नोन वायरोवोर है। ये है आपका प्रोटिस्ट की एक्चुअल स्पीशीज। देखो प्रोटिस्ट बेसिकली होते हैं जो ना तो प्लांट है, वो ना ही एनिमल है, ना ही वो फंगाई है। ये एक ऐसे एनिमल है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अलग ही अपना पूरा फैमिली चलाता है। तो इस वजह से क्या है, हम लोगों को बहुत चीज़ें इनके बारे में नहीं पता है। इनका अपना एक किंगडम है, अपनी इनकी एक फैमिली है, अपनी डिफरेंट स्पीशीज है। तो जो वायरोवोर है अ काइंड ऑफ प्रोटिस्टा है, ये एक्चुअल स्पीशी ऑफ प्रोटिस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। और साथ में जो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, नाइट्रोजन से बने हुए हैं, फास्फोरस से बने हुए हैं, और बहुत सारे वायरसेस को ये कंज्यूम कर सकते हैं जो भी हमारे एक्वाटिक हैबिटेट में बने हुए हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में बने हुए हैं। तो डिजीज को ख़त्म करने के लिए हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं सो दैट बहुत ज़्यादा वायरल डिजीज हम लोगों को ना हो। तो अपने को पता लग गया है कि प्रोटिस्ट क्या है, ना तो वो एनिमल है, ना वो प्लांट है, ना वो फंगाई है, वो अपना खुद का अलग से एक किंगडम लेकर चल रहे हैं जो कि वायरस को खाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, तो वो भी एक तरीके का वायरोवोर ही है। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसके, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। जैसे नॉर्मली अभी क्या है, हम लोग +1 और +2 में मेडिकल लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीट का पेपर देंगे, नीट UG, और फिर हम 4 साल की MBBS करेंगे, और फिर हम देंगे पेपर नीट PG का, और उसके बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। ऐसे ही है।
अभी तक क्या होता आया है कि जो नीट का पेपर देने के बाद आपका किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो 4 साल के अपने MBBS कर ली, वो ऑटोमेटिकली आपको डॉक्टर बनने का या प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे देता है। लेकिन अब से आपको करना क्या है, चौथे साल की जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, आपके पास डिग्री है, लेकिन अगर आप मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट और देना होगा जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। और इसके बाद आपको नीट PG देने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने ये टेस्ट दिया है तो इसके स्कोर के आधार पर ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ में यू कैन हैव एडमिशन इन एनी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन डॉक्टरी। तो ये है आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको सेटअप करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स को प्रपोज किया है कि हम लोग 2023 से ही इस टेस्ट को कंडक्ट करना चाहते हैं और जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो हम लोग इसमें निकालते रहेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जो कि मेडिकल ग्रेजुएट्स की कंपिटेंसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल के MBBS करना ही इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको एक टेस्ट देना होगा जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि आपने पूरे 4 सालों में जो पढ़ाई करी है क्या आपको वो डॉक्टर बनने के लिए काबिल बनाती है कि नहीं बनाती है। चलिए, एक तो ये चीज़ हो गई। तो सभी को देना होगा ये टेस्ट, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स हैं चाहे वो आपके ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए मैंडेटरी है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है इंडिया में तो यू शुड क्वालिफाई नेक्स्ट टेस्ट। तो एक तो ये चीज़, और साथ में नीट PG को भी हम लोग ख़त्म कर देंगे जब से ये नेक्स्ट बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाएंगे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज। ये एक ऑटोनमस बोर्ड है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर दिस NMC नेशनल मेडिकल कमीशन अमेंडमेंट बिल 2022। ये अमेंडमेंट बिल है, कभी तक ये जस्ट पास नहीं हुआ है। इसमें बोला गया है कि ये एक बोर्ड रहेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा नेक्स्ट टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। तो बॉडी रिस्पॉन्सिबल पता लग गया आपको, ये ध्यान रखेंगे। और जो भी आपके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है FMGE, वो देते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, मतलब जो इंडिया में पढ़ रहे हैं और वो फॉरेन से बिलोंग करते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया में डॉक्टरी की तो उनको ये टेस्ट देना होता है। लेकिन अगर वो नेक्स्ट पास कर लेते हैं तो उनको ये देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट के आते ही जो आपका नीट PG है वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में जो आपका FMGE है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट कई सारे इसमें इश्यूज भी आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट टेस्ट का स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। तो अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उन 3 सालों के अंदर ही लेना पड़ेगा, आप 3 साल के बाद नहीं ले सकते, आपको दोबारा से नेक्स्ट टेस्ट जो है वो पास करना होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं इसके लिए, और तभी जो टेस्ट है वो अभी सिर्फ प्रपोजल स्टेजेस पर है, अभी इम्प्लीमेंट ये हुआ नहीं है। मतलब आप कह लीजिए कि प्रेडिक्शंस हैं कि इस साल ये हो जाएगा, बट अगेन होगा या नहीं होगा दैट डिपेंड्स अपॉन सम टाइम। एक तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो एक तो ये चीज़, तो कौन एलिजिबल है ये हम लोगों ने देख लिया। जो भी MBBS कोर्स पूरा कर बच्चा आया है वो ये दे सकता है, और कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कि आप एक ही बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं। जब तक आपका नेक्स्ट टेस्ट पास नहीं होता है यू कैन हैव मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो ये ध्यान रख लेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है। बस हाँ ये है कि जब से आपने MBBS ज्वाइन करी है तब से लेकर 10 साल तक ही आप इसको दे सकते हैं, अटेम्प्ट जो है वो आपके अनलिमिटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का सबसे पहला पाम लीफ म्यूजियम। ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर काफ़ी सारी जो पाम लीव्स हैं जो हम लोगों को मिली हैं, पुराने ज़मानों में लोग जो इनके ऊपर लिखा करते थे कि उन्होंने क्या लिखा है, उसके आधार पर ही हम पता लगा लेते थे कि सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, ट्रेड होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारे एरियाज़ के बारे में अगर आपने पता लगाना है तो यू कैन गो थ्रू दिस म्यूजियम। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है ये, और ये है आपका केरला वाले एरिया में।
और बेसिकली ये बताता है आपका जो त्रावणकोर किंगडम है ना, इस एरिया में, केरला वाले एरिया में, जो 19th सेंचुरी तक जिन्होंने जिस पूरे एरिया में राज किया था, उस पूरे एरिया के बारे में बताता है कि वहाँ का कल्चरल लाइफ कैसा था, सोशल लाइफ कैसा था, इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था। तो स्पेशली इस किंगडम की ही जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और इस किंगडम में एक मतलब एक बैटल हुई है जिसका नाम है बैटल ऑफ कोलाशिल। ये बैटल ऑफ कोलाशिल है जहां पर त्रावणकोर किंगडम की आर्मी ने हराया था आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स को। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते थे फॉरेन कंट्रीज वाले तो, बट यहाँ पर अगर इन्होंने इनको हराया है, इसका मतलब जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पर देखी। तो इसी बैटल के बारे में 1741 में जब ये हुई थी, उसका जिक्र अगेन एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी पाम लीव्स हैं, ये आप ध्यान रखना हल्का सा। तो जो स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी इस एरिया में, जिससे कि आपको पूरा त्रावणकोर किंगडम के पूरे हिस्ट्री के बारे में पता लगता रहता। चलिए, पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट में खुला है ये म्यूजियम, तो आंसर इज केरला। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्रेल डे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, और ये हम बहुत सालों से मनाते हुए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अभी 2019 से ही हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया है। अगर हम ब्रेल डे की बात करें तो ये जो डे है ये मनाया जाता है ऑन द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर। 19th सेंचुरी में जो फ्रांस में लुई ब्रेल थे, उन्होंने पूरा एक टेक्निक निकाली थी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं या पार्शली ब्लाइंड हैं, अगर उनको आप पढ़वाना चाहते हैं तो आप क्या टेक्निक अपना सकते हैं। तो उन्होंने ये ब्रेल का पूरा एक इन्वेंशन करी थी, इनोवेशन थी एक तरीके की ये, जहाँ पर डिफरेंट डॉट्स जो हैं वो डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स और डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं उनको दर्शाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ से जो ब्लाइंड या फिर पार्शली ब्लाइंड लोग हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पर है ये पता लग गया। और ये डे हम कब मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं, 4 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। देखो, बॉन्ड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड इशू किए जाते हैं फॉर मनी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक कंपनी है, हम मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने पैसे लगाने हैं सो दैट दे कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। तो अब उसको पैसे चाहिए हैं, वो पैसे अगर लेकर आना चाहते हैं तो या तो खुद के उनके पास होंगे या फिर वो लोगों से लेना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, डिफरेंट ना बॉन्ड्स इशू कर दिए, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, ऐसे करते करते 100 बॉन्ड इशू कर दिए और एक बॉन्ड की वैल्यू रख दी 100 रुपए। तो टोटल आपके पास 10,000 रुपीज आ गए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ मैं कि 10,000 रुपीज आ गए। 10,000 रुपीज आपने लगा दिए, ये बॉन्ड जो है लोगों ने खरीद लिए, क्योंकि लोगों को फायदा ये हुआ कि उन्होंने 100 रुपए का बॉन्ड अभी खरीदा और 1 साल के बाद उनको 100 रुपए के बजाय 120 रुपए मिलेंगे। तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, वर्ल्ड बैंक को पैसे भी मिल गए, है ना। तो बॉन्ड बेसिकली अभी वर्ल्ड बैंक ने इशू किए हैं सो दैट दे कैन कंजर्व डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स। तो बॉन्ड का बेसिकली कंसेप्ट यही होता है कि जिसने इन्वेस्ट किया है उसको आगे आने वाले सालों में एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है, और जिस भी कंपनी ने उसको इशू किया होता है उसको अभी शॉर्ट टाइम जो फंड उनको रिक्वायर्ड है वो मिल जाता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सके। तो ये न्यूज में क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बॉन्ड्स इशू किए हैं सो दैट दे कैन कंजर्व द ब्लैक राइनोज इन साउथ अफ्रीका। अगर हम राइनोज की बात करें तो राइनोसेरॉस इंडिया में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, इंडोनेशिया वाले एरिया में मिलते हैं। तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमें उनको रोकना है पॉपुलेशन को डिक्रीज होने से, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने होंगे, हमें हंटिंग और पोचिंग उनकी रोकनी होगी, उनके लिए हमें डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने होंगे। उसके लिए चाहिए होगा हमें पैसा, और वो पैसा वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है थ्रू बॉन्ड। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वैसे ब्लैक राइनोज की बात करूं, है ना, तो ब्लैक राइनोज के साथ साथ इंडिया और दूसरे एरियाज में डिफरेंट 5 राइनो की स्पीशीज मिलती हैं। एक तो है आपकी वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ये तो याद रखना है आपने, ये अफ्रीका में मिलते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरॉस इंडिया में मिलते हैं, आसाम वाले एरिया में। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसेरॉस। जावन जो इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है वहां पर मिलते हैं राइनोसेरॉस, और सुमात्रा वाले एरिया में। तो ये सारे हैं आपके वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरॉस, जावन और सुमात्रन।
इन सभी को हमें बचाना है, लेकिन शुरुआत अभी हो रही है फ्रॉम ब्लैक राइनोज इन साउथ अफ्रीका, सो दैट इनकी नंबर हम लोग इंक्रीज कर सके। बाकी जो उनके ऊपर भी हम काम करेंगे, एक बार हम इसको स्ट्रेटेजिकली बचाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें इन 5 राइनोज की, तो इसमें ना डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइट राइनो की बात करूं, तो उसमें क्या है, ये नियर थ्रेटेंड की लिस्ट में है IUCN में। IUCN ना हर साल डिफरेंट स्पीशीज को कैटेगराइज करता है कि वो नियर थ्रेटेंड हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं। तो अभी जो वाइट राइनो है ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से हम इनको बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं आपके वन हॉर्न ग्रेटर राइनोसेरोस जो इंडिया में मिलते हैं, ये है वल्नरेबल से पहले की स्टेज है नियर थ्रेटेंड। अगर हमने फिर काम नहीं किया तो वल्नरेबल में आ जाएंगी स्पीशी, और फिर काम नहीं किया तो एंडेंजर्ड में आ जाएंगी, और फिर काम नहीं किया तो वो आ जाएंगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो अभी वाइट राइनोज अभी नियर थ्रेटेंड है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरोस वल्नरेबल है। ब्लैक राइनो, जावन राइनो और सुमात्रन राइनो, ये तीनों के तीनों हैं आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्पीशीज के स्टेटस में, कि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है, और अगर हम लोगों ने इनको नहीं बचाया अभी तो बहुत जल्दी ही ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए चाहे हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़े, चाहे हमें इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, चाहे हमें डिफरेंट एरियाज को प्रोटेक्ट एरियाज डिक्लेयर करना हो, उन सब के लिए जो फंड इशू किया गया है वो किया गया है थ्रू बॉन्ड, वर्ल्ड बैंक के थ्रू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर वुड बी वर्ल्ड बैंक। और फिर 5 स्पीशीज ऑफ राइनोज जो है वो कहाँ कहाँ मिलती हैं और क्या उनका स्टेटस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे BIND स्कीम। BIND स्कीम है आपकी रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। देखो बेसिकली क्या है ना, इंडिया में जो प्रसार भारती है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग बनाने के लिए। तो अगर प्रसार भारती के पास फंड की कमी है तो उस कमी को हमें पूरा करना होगा। तो उस फंड की कमी को पूरा करने के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेकर आई गई है, जिसमें सारा का सारा पैसा विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर का मतलब ही ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही पैसा दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा भी यूज नहीं करना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2025-26 तक इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है, और जो फंड होगा वो जाएगा वो जाएगा प्रसार भारती के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और उस फंड को यूज किया जाएगा to expand and upgrade its broadcasting infrastructure। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट हम लोग टावर्स लगाएंगे, डिफरेंट हम लोग जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज करेंगे, रेडियो कनेक्टिविटी हम लोग मेंटेन करेंगे, डिफरेंट घरों तक हम लोग टीवी का कनेक्शन पहुंचाएंगे, मोबाइल का कनेक्शन पहुंचाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी हम पहुंचाएंगे। तो उन सब के लिए जो पैसा खर्च होना है वो अब वो आएगा आपका BIND स्कीम के तहत। और साथ में जो प्रसार भारती का कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग बनानी है या फिर लोगों को सैलरीज वगैरह देनी है, इन सब के लिए भी इस स्कीम से ही पैसा जाएगा। और ये स्कीम का नाम आपको पता हो, कब से कब तक है ये पता हो, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको आइडिया हो। ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एयर FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है इसका भी आपको रीच बढ़ाना है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर FM की जो सिग्नल है वही नहीं आते, तो उन सिग्नल्स को लेकर आने की जो जिम्मेदारी है वो रहती है प्रसार भारती की। तो उसका भी हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए भी इसी स्कीम से आपके पैसे जाएंगे। तो नाम पता हो किसके लिए आई है, ऑब्जेक्टिव पता हो, और ऑब्जेक्टिव में क्या है ये आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। अभी रिसेंटली 108वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसको इनॉग्रेट किया गया है बाय प्रधानमंत्री मोदी। इसकी थीम रहती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन्स एम्पावरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा वर्ड काफी न्यूज में रहता है, जिसमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों को ही हमें इकट्ठे चलाना होता है। एनवायरनमेंट के लिए इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी के लिए एनवायरनमेंट नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं।
है ना। तो विमेन एम्पावरमेंट भी अब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करना है सो दैट हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और साथ में विमेन एम्पावरमेंट को भी हम लोग इंक्रीज करें। तो इन दो बातों पर ध्यान रखने के लिए इस इवेंट की जो थीम है वो ये रखी गई है। 1914 से ही हम लोग ये जो साइंस कांग्रेस है उसको कंडक्ट करते हुए आए हैं, जहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट हो गए, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हो गए, गवर्नमेंट के लोग हो गए, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और ये देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस लेवल की साइंस हम लोगों को इम्प्रूव करनी है, कैसे हम साइंस के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू लोगों की लाइफ को और भी ईजी बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे 1914 से हम इसको मना रहे हैं। और ऑर्गेनाइज कौन करवाता है इस पूरे इवेंट को? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, ISCA। ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसमें कब पहली बार हुआ था, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, क्या मकसद है, कौन सा नंबर का साइंस कांग्रेस अभी तक आया है, उन सब के बारे में आपको हल्का सा आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट। पूरे इंडिया में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर जो जैन कम्युनिटी है प्रोटेस्ट कर रही है और ख़ास करके वो दो जगह हैं। फॉर एग्जांपल एक है आपका 2 हॉली साइट्स में समद शिखर जो है आपका पारसनाथ हिल में जो झारखंड में है उस वाले एरिया में, और एक शत्रुंजय हिल है आपका गुजरात वाले एरिया में। ये जो दो जगह हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ झारखंड वाले पारसनाथ हिल की, उस एरिया को बना दिया गया है एक टूरिस्ट स्पॉट, जबकि ये एरिया लाई करता है इको सेंसिटिव जोन में जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट आपने बना दिया है, डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो की जाएंगी, जिससे कि ये जो पारसनाथ हिल है जो कि एक डेटी के तौर पर लोगों के द्वारा पूजी जाती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। तो उसको रोकने के लिए जो जैन कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है झारखंड वाले एरिया में। और दूसरा गुजरात वाले एरिया में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो वायलेंस है वो क्रिएट ना हो, और साथ में बहुत ज़्यादा अब वायलेंस देखा गया था उस एरिया में, तो लोगों को ये है कि अब वायलेंस अगर बढ़ेगा यहाँ पर तो जो ये पूरा हिल श्राइन है उसके लिए लोगों की जो श्रद्धाएं हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं। तो इसीलिए दोनों हिल्स पर जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही हैं कि इनको हमें कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है। सरकार को भी हम अपील कर रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ काम कीजिए। तो अगर मैं पारसनाथ हिल की बात करूं, सबसे पहली बात तो ये है कहाँ, झारखंड वाले एरिया में है। क्वेश्चन तो एक ऐसे ही बन जाता है। दूसरा पिलग्रिमेज सेंटर है इसका, इसको हम और भी क्या कहते हैं, समद शिखर, ये नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो हिल है ये पारसनाथ के नाम के ऊपर है, जो कि जैन कम्युनिटी के जो 23rd तीर्थंकर हैं वो थे। टोटल 24 तीर्थंकर हैं जैनिज्म में, उसमें 23rd जो थे वो पारसनाथ थे। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो हैं आपके वो हैं ऋषभ, आदिनाथ भी हम उनको कहते हैं। तो फर्स्ट तीर्थंकर इज ऋषभ और आदिनाथ। जो 24 तीर्थंकर थे वो हैं महावीर। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो अपने को आइडिया होना चाहिए। और जो आपके वहां पर संथल्स रहते हैं झारखंड वाले एरिया में, इस एरिया को बोलते हैं मरंग बुरु, द हिल ऑफ द डेटी। मतलब इसका मतलब इस ट्राइबल लैंग्वेज में नाम ये है कि द हिल ऑफ डेटी, एक भगवान की काइंड ऑफ हिल, तो उसके कंटेक्स्ट में है ये। और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं हर साल 27 किलोमीटर की ट्रैकिंग को चढ़कर इस हिल की जो समिट है वहां पर चढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इसको मानते हैं। ठीक है, तो पारसनाथ हिल क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये है, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये आइडिया हो हमें। अगर हम बात करें शत्रुंजय हिल की, ये आपका गुजरात वाले एरिया में है। और ये जो है माना जाता है कि ये जो हिल है वहां पर जो ऋषभ हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था अपना, फर्स्ट जो लोगों को उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था वो इस एरिया में किया गया था। ठीक है, तो जो पहला उपदेश है वो इस एरिया में दिया गया था। और ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा यूज़ हो रखा है। मतलब कि काफ़ी इसकी क्वालिटी, काफ़ी इसकी जो शाइन है वो इन हिल में देखी जाती है कि टेम्पल्स में काफ़ी अच्छी चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे
ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी देखा गया है कि इसके समिट के बिल्कुल टॉप पर जो फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ हैं, आदिनाथ भी इनको बोलते हैं हम, इन्होंने मेडिटेशन किया था और काफ़ी ज़्यादा जो एक आप कह सकते हो कि निर्वाण की प्राप्ति करी थी। तो ये सभी जो 2 जगह हैं इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो पारसनाथ हिल हो, चाहे वो शत्रुंजय हिल हो, कौन से एरिया में है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्यों ये न्यूज़ में है, ये आपको पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड कह रही हूँ, कंट्री का सबसे लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। देखो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए टेक्नोलॉजी है, ये ध्यान रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है किस जगह पर इसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कौन सी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया जाएगा ये सब ट्रीटमेंट करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी वुड बी फाइटोरिड टेक्नोलॉजी, PHYTORID। देखो नॉर्मली क्या है ना, ये टेक्नोलॉजी लेकर आई गई है बाय CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नीरी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी लेकर आई गई है, जिसमें क्या होता है डिफरेंट हम लोगों ने एरियाज बनाए हुए हैं, जिसको हम लोगों को जो लिक्विड वाटर घरों से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, उसको करना है ट्रीट, और उसके बाद ही उसको हम लोग डिफरेंट रिवर्स में बहा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एज इट इज ही वो लिक्विड वेस्ट बहा दिया है नदियों में, तो अगेन नदियां भी पोल्यूट होती हैं, मरीन जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होती है, वही नदियां फिर आगे समुद्र में जाती हैं, तो वहां पर भी मरीन डाइवर्सिटी हमारी खत्म हो जाती है। तो इसके चक्कर से बचने के लिए हम लोगों ने पहले ही ट्रीटमेंट का जो एक प्लान है वो बना लिया है। फाइटोरिड टेक्नोलॉजी है जहां पर हमें इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है, जिसमें डिफरेंट हम लोगों ने एरियाज बनाए हैं जहां पर हम सिल्टेशन को दूर करेंगे, जहां पर हम एक जो भी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको दूर करेंगे। तो एक काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन है, जिससे कि जो साफ पानी है वो जाएगा इन रिवर्स और जो गंदा पानी है वो इन एरियाज में आएगा वापस। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का नाम, ये टेक्नोलॉजी किसने निकाली है, इसके लिए हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, कम से कम मैन पावर चाहिए, कम से कम मेंटेनेंस चाहिए, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अभी देशों में भी हम लोग यूज़ मतलब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम, इसकी स्पेसिफिकेशंस, सबसे कंट्री का लार्जेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर है, ये आपको आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो जनरली अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो हम लोगों ने असाइन कर दिए हैं, सो दैट इंडिया भी ग्रीन हाइड्रोजन को बना सके। अब आपको हल्का सा ये आइडिया हो कि हमारे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इंडिया ही नहीं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज अ वेरी वेरी लाइट गैस, और लाइट गैस जो होती हैं वो उड़ जाती हैं, ग्रेविटी उनको रोक नहीं पाती। तो बहुत लाइट गैस होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हमें अगर हाइड्रोजन को बनाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर को तोड़ना पड़ेगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये सब करने के लिए हमें चाहिए है इलेक्ट्रिसिटी। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम क्या प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर विल कन्वर्ट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई है, अगर इलेक्ट्रिसिटी आई है कोल से, तब तो ये बहुत ज़्यादा एमिशन फ्री नहीं है हाइड्रोजन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई होगी, उसमें एमिशन हुआ होगा। वो अलग बात है कि आपने हाइड्रोजन बनाने में कोई और चीज़ यूज़ नहीं करी, बट फिर भी इनिशियल स्टेज पे तो पोल्यूशन हो गया। दूसरी ओर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं सोलर पावर से, तो सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जब आप बनाते हैं तो कोई भी एमिशन नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, क्लाइमेट चेंज नहीं होता, और फिर उसे आप हाइड्रोजन बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन जो बनाई है आपने, दैट हाइड्रोजन इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन, कि कोई भी एमिशन ना तो हाइड्रोजन बनाते टाइम और ना ही इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाते टाइम हम लोगों ने एमिशंस को किया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम एमिशंस हों कार्बन के, और इसीलिए हम चाहते हैं वी शुड बी हैविंग ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, और 2030 के बाद हर साल हम लोग कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें। दैट इज आवर टारगेट। तो इसके लिए ही मिनिस्ट्री ने पैसे दिए हैं अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस, और 5 मिलियन मेट्रिक टन तो हमारा
हर साल का प्रोडक्शन होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन का। दूसरा, इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी होगी, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो हमारे पास तो हम हाइड्रोजन नहीं बना सकते। इसके लिए फिर हम लोगों को कम से कम 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी बनानी होगी, सो दैट हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर को अलग करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। तो 5 MMT का हाइड्रोजन का टारगेट है और रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट है अराउंड 125 गीगावाट। इन सबको करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, इंडस्ट्रीज बनानी होंगी, उसमें लोगों को काम दिलाना होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, हमारी एमिशंस भी कम होते हैं। हाइड्रोजन बनती है ऑन दी अदर हैंड, हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। हम फ्यूल यूज करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैटरीज में यूज करेंगे, हम लोग व्हीकल्स में उसको यूज करेंगे। व्हीकल्स में यूज करने की वजह से क्या होगा, कोई भी एमिशन नहीं निकलेगा व्हीकल से जो पेट्रोल डीजल में निकलता है, तो कम से कम एमिशन होगा, व्हीकलर एमिशन, क्लाइमेट चेंज भी कम होगा। तो यस, हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल और ये हाइड्रोजन हम लोग बनाना चाह रहे हैं सो दैट इंडस्ट्रीज और जो आपकी डिफरेंट और जगह हैं वहां पर हम इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकें। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक है आपकी ग्रीन हाइड्रोजन जहां पर आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी थ्रू रिन्यूएबल कैपेसिटी। एक है आपकी ब्लू हाइड्रोजन जिसको हम लोग करेंगे मीथेन या कोल यूज करके, और ग्रे हाइड्रोजन है आपकी अगेन मीथेन और कोल यूज करके। बस ग्रे ब्लू में इतना फर्क है, ग्रे में भी हम लोग कोल को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को बनाने के लिए, ब्लू में भी सेम चीज कर रहे हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो भी कार्बन निकल रहा है ये सब करते हुए उसको हम लोग कैप्चर कर ले रहे हैं। तो कार्बन कैप्चर की जो अमाउंट है वो ज्यादा है इन ब्लू हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ग्रे हाइड्रोजन। इसमें तो कोई भी हम लोग आप कह लो कि एहतियात नहीं बरत रहे हैं जिससे कि एमिशंस को हम कम कर सके। तो ग्रे हाइड्रोजन बिल्कुल ही नॉन रिन्यूएबल है, ब्लू हाइड्रोजन नॉन रिन्यूएबल है, बट इसमें जो भी एमिशन हुई इलेक्ट्रिसिटी बनाते टाइम उसको हम लोगों ने कैप्चर कर लिया कार्बन को। ग्रीन हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड बढ़िया है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाते टाइम भी कोई एमिशन नहीं हुआ और हाइड्रोजन बनाते टाइम भी कोई एमिशन नहीं हुआ। जो ये वाली हाइड्रोजन है टर्कोइज हाइड्रोजन, ये आप नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बस ग्रे, ब्लू और ग्रीन आपको पता हो। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द मिशन। अब अगर हम इस मिशन की बात करें तो इसको 2 स्कीम्स में हम लोगों ने सब डिवाइड किया है। एक है आपका स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइड प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जितनी भी हाइड्रोजन हम लोग बनाए वो इंडिया में ही बनाए। हम लोग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल खरीदे नहीं, इंपोर्ट ना करें। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होगी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए अंडर दिस सब स्कीम। एक है आपका ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, हम बड़े बड़े जो लार्ज स्केल एरियाज हैं उनको बनाएंगे जहां पर एक ही जगह पर आपके जो प्लांट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के वो भी लगे हुए हैं, हाइड्रोजन करने के लिए जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करनी है वो भी वहीं पर ही कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली फॉर लार्ज एंटरप्रेन्योर्स, है ना, लार्ज प्रोडक्शन के लिए है। ये वाला जो है आपका स्मॉल लेवल प्रोडक्शन पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 सब स्कीम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो आंसर इज वन इज साइट एंड अनदर इज GHH, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। टारगेट क्या है, 125 गीगावाट और 5 मिलियन मेट्रिक टन हर साल 2030 के बाद से। तो ये टारगेट्स आपको पता हो, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड UN पीस कीपिंग मिशन। ये न्यूज में अभी है क्योंकि इंडिया ने ये बोला है कि हम लोग सूडान प्लस साउथ सूडान के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है अबेई, इसमें काफी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, इसीलिए हम लोग पीस कीपिंग मिशंस में अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। इंडिया ने ये बोला है इस पीस कीपिंग मिशन में हम लोग सारी ऑल विमेन प्लाटून को भेजेंगे एज पीस कीपर्स। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर हम लोग ऑल इंडिया वुमेन प्लाटून को रिसेंटली भेज रहे हैं, तो आंसर वुड बी अबेई विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ सूडान एंड साउथ सूडान। और ये लार्जेस्ट यूनिट होगी इंडिया की जो ये भेज रहे होंगे टू एनी पीस कीपिंग मिशन। लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने जो विमेन है वो भेजी हुई हैं डिफरेंट पीस कीपिंग मिशंस में। फर्स्ट जो था ऑल विमेन कॉन्टिजेंट वो था आपका लाइबेरिया में 2007 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस फर्क सिर्फ इतना है, सबसे पहला लाइबेरिया में था बट ये वाला है आपका लार्जेस्ट, वो भी ऑल इंडिया, वो भी ऑल विमेन था और ये भी ऑल विमेन है। आपको रीजन के बारे में पता हो, आपको लोकेशन के बारे में पता हो और आपको 2007 वाला लाइबेरिया के बारे में पता हो।
और ये पता हो कि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन पीस कीपिंग मिशंस। कहीं पर भी अगर कोई भी मिशन जाता है तो उसमें जो सोल्जर्स हैं इंडिया के वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। चलिए नेक्स्ट है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप न्यूज में है क्योंकि ये अभी होना है 13 जैन से लेकर 29 जैन तक। और इसके लिए हम लोगों ने अभी जो झारखंड वाले एरिया में उड़ीसा वाले एरिया में जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है उसको रिसेंटली किया है इनॉग्रेट। ये इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, तो आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये कंडक्ट करवाना है। और इंडिया में उड़ीसा में वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, लार्जेस्ट नहीं बोल सकते, वन ऑफ द लार्जेस्ट उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। कब होना है वर्ल्ड कप ये पता हो। करंट जॉइंटली किस किस के द्वारा हम लोग इसको कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप वर्ल्ड कप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम ये पता हो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसका ही मतलब रोल रहता है कौन से कंट्री में ये होगा वर्ल्ड कप या नहीं होगा किसी भी इशू के रिगार्डिंग। तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो FIH है ये फाउंड की थी 1924 में। और जितने भी आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वर्ल्ड कप है चाहे कोई भी एशिया कप है सॉरी, तो वो सब कंडक्ट करवाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड वाले एरिया में, ये इंपॉर्टेंट है। और यस इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बोला हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में हॉकी के रिगार्डिंग जो भी टूर्नामेंट्स करवाने हैं, जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं तो आप वो ले सकते हैं। यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय IOC। तो पावर काफ़ी ज़्यादा है इसके पास। हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अभी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है। तो इस वर्ल्ड कप की जो भी और न्यूज़ रहेंगी, कौन जीता कौन हारा, किसने पार्टिसिपेट किया किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑफिशियल मैस्कट क्या है, वो हम करेंगे जब हम करेंगे 13 जैन वाले करंट अफेयर्स। तो अभी तक के लिए इतना ही है न्यूज़ में ये। और बाकी इस पूरे हफ्ते में आपको कोई भी डाउट लगता है कोई भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी इशू रहेगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।